तो कल की तरह कल मैंने ये कविता आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया था और मैंने आपको कविता शुरू करने से यस पहले मैम। माखनलाल चतुर्वेदी का परिचय भी दिया था और उसके बाद मैंने इस कविता की भूमिका बताते हुए और कि किस भाव की कविता है यह बताते हुए मैंने आप लोगों को कविता की व्याख्या करना आप लोगों के लिए शुरू किया था। और यहाँ तक प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, री मरण के बोल की चढ़ती जवानी, यहाँ तक मैंने कविता पढ़ा दी थी। और ताकि आप लोग जोड़ सकें कि हम क्या बात कर रहे थे, इसलिए पीछे क्या हुआ ये जानना भी जरूरी है। इस कविता में जो कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, वह युवाओं का उत्साह वर्धन करते हुए उन्हें तमाम उदाहरणों के माध्यम से कह रहे हैं कि ये जो युवावस्था होती है, ये जो जवानी है, इसमें वह शक्ति होती है कि यह चाहे तो इस पूरी धरा को पलटने की या दो टुकड़ों में बांटने की ताकत रखता है। इसलिए इसका कोई कारण नहीं है हे युवाओं कि तुम लोग चुप होकर बैठ जाओ, दबकर बैठ जाओ। अब और इस समय जबकि देश परतंत्र है, इस समय आवश्यकता है कि आप देश के लिए अपने सिर का मोल चुकाने के लिए तैयार हो जाएं और अपना बलिदान करने के लिए तैयार हो जाएं। इस समय आपके पास सिर्फ दो ही विकल्प हैं, या तो फल प्राप्त करें या मरण को प्राप्त करें। मतलब या तो फल चुने या मरण चुने। और फल क्या हो सकता है? फल है स्वतंत्रता, देश की स्वतंत्रता। और कल मैंने ये बात बताते हुए आप लोगों से ये भी कहा था कि कोई भी कविता जब हम पढ़ते हैं तो वो जिस समय लिखी गई है कविता, उस समय जितनी प्रासंगिक थी उतनी ही प्रासंगिक वह कविता उस समय भी होती है जब वह पढ़ी जा रही होती है। या यूं कहें कि कवि इतना दूरदर्शी होता है कि उसकी लिखी हुई जो बातें होती हैं वह हर युग में प्रासंगिक होती हैं। वरना हम क्या कारण है कि हम इन कविताओं को आज पढ़ें? अब तो हमें स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन स्वतंत्रता तो मिल गई, अभी भी देश की कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको सुलझाने के लिए, जिनका समाधान ढूंढने के लिए आज भी देश के युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैंने कल आप लोगों को यह उदाहरण भी दिया था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, यही वजह है कि इस वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से उन्होंने युवाओं का आह्वान किया है कि अब तो वह समय आ गया है कि देश आत्मनिर्भर हो जाए। और देश, क्योंकि दुनिया का सबसे युवा देश है, यह सबसे अधिक युवा इसी देश में है, इसलिए अब यह जिम्मेदारी बनती है युवाओं की। और इसी के आगे अब मैं आज यह कविता पढ़ रही हूं। आप कविता देखिए। टूटता जुड़ता समय भूगोल आया, गोद में मड़ियां समेट खगोल आया, क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए, क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए, धरा यह तरबूज है दो फांक कर दे। देखिए, कवि वापस युवाओं के उत्साह वर्धन के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें यह कह रहा है कि तुम्हारे लिए कोई भी काम बड़ा नहीं है। यदि तुम ठान लो, यदि तुम दृढ़ इरादे कर लो तो कुछ भी असंभव नहीं है। और कह रहे हैं, देखिए, समय निरंतर परिवर्तित होता रहा है, टूटता जुड़ता समय भूगोल आया। भूगोल आया से मतलब यह है कि ये जो पृथ्वी है,
ये तमाम परिवर्तनों के बाद आज इस रूप में हमारे सामने आई है, जिसे हम भूगोल नाम के विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं। यहाँ इसका यह संदर्भ है, और संदर्भ आया है इसलिए मैं आप लोगों से थोड़ा सा आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगी। स्कूल में आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि ये जो पृथ्वी है, जो आज 7 द्वीप, कॉन्टिनेंट जिसको आप कहते हैं, 7 द्वीप देख रहे हैं हम, ये शुरू से इसी प्रकार 7 नहीं थे। आप बहुत पुराना भूगोल अगर उठाकर देखें तो पहले पृथ्वी एक ही थी, फिर उसके टुकड़े हुए, 2 टुकड़ों में बंटी, फिर धीरे धीरे करके 2 से 4, और इस प्रकार से आज हम पृथ्वी को इस स्वरूप में देख पा रहे हैं। और आप देखिए, कविता, हिंदी कविता या किसी भी भाषा का साहित्य पढ़ने के लिए सिर्फ भाषा का ज्ञान आवश्यक नहीं होता है, बल्कि आपको दूसरे विषयों का ज्ञान भी आवश्यक होता है, जानना होता है। इतिहास जानना होता है, समाज शास्त्र जानना होता है, राजनीति जाननी होती है, भूगोल जानना होता है, और खगोल शास्त्र जिसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, खगोल विज्ञान का भी ज्ञान आवश्यक होता है। क्योंकि कब कहाँ कवि क्या संदर्भ ले रहा होता है, जब तक हम इन विषयों को नहीं जानेंगे तब तक हम उन संदर्भों से जुड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, कवि यहाँ पर क्या, कितना बड़ा संदर्भ ले रहा है और कितने पुराने इतिहास, पृथ्वी के इतिहास की तरफ जा रहा है कि टूटता जुड़ता समय भूगोल आया। ये जो आज का भूगोल है, और आज के भूगोल का मतलब आज जो पृथ्वी का स्वरूप है, ये आज जैसा है हमेशा से वैसा ही नहीं रहा है, बल्कि न जाने कितनी बार यह टूटा है, जुड़ा है, समय के साथ परिवर्तनों से गुजरा है, तब जाकर यह आज इस समय में, इस स्वरूप में हमारे सामने है। और इसी प्रकार गोद में मणियां समेट खगोल आया। मणियां से यहाँ पर इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है मणियों का। मणि तो एक रत्न होता है, मणि, माणिक्य, हीरे, जवाहरात, ये रत्न होते हैं। लेकिन गोद में मणियां समेट खगोल आया का मतलब ये जो खगोल शास्त्र है, ये हमारे ज्योतिष शास्त्र से मिलता जुलता विषय है। तो जो ज्योतिष है वो संभवतः मणियां समेट कर ले आया है, यानी कि कुछ अच्छा समय लाया है संभवतः। तो हे युवाओं, इस अच्छे समय का कुछ अच्छे कार्य करने का शायद समय है, और वह अच्छा कार्य आज के समय में आपके लिए यही हो सकता है कि आप देश के लिए कुछ करें। तो इसलिए हे युवाओं, जागो, उठो। क्या जले बारूद, हिम के प्राण पाए। क्या जले बारूद, कैसे जलोगे बारूद की तरह। युवावस्था ना कहते हैं बड़ी ही ऊष्मा से भरपूर होती है, शक्ति, ऊर्जा से भरपूर होती है, बारूद की तरह जिसे चाहे जलाकर खाक कर सकती है, इतनी ताकत होती है युवाओं में, युवावस्था में। लेकिन अगर ताकत नहीं है और हिम के समान यानी बर्फ के समान हमारे देश का युवा जमा हुआ कहीं पड़ा है, कह रहे हिम के प्राण पाए, आश्चर्य, विस्मय है। यहाँ पे देखिए इन विराम चिन्हों का, कल से मैं बता रही हूँ आप लोगों को, विराम चिन्हों का बड़ा महत्व है। तो क्या जले बारूद, कैसे जलेगा बारूद, कैसे कोई परिवर्तन आएगा। हिम के प्राण पाए हैं तुमने, तो क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए। क्या प्राप्त कर पाओगे यदि प्रलय के सपने नहीं देखे। तो प्रलय लाने के, यहाँ इसका अर्थ यह है। और प्रलय लाने का अर्थ वह प्रलय नहीं है जो पृथ्वी पर कभी आई थी कहते हैं, और सब कुछ खत्म हो गया था, तो एक मनु बचे थे, और फिर उन्हीं मनु से वापस मानवता का विकास हुआ। ये उस प्रलय की बात नहीं कर रहे हैं कवि, ये परिवर्तन की बात कर रहे हैं। आमूल चूल परिवर्तन, पूरी तरह से परिवर्तन। कवि कह रहे हैं क्या मिला जो प्रलय के सपने ना आए। यदि आपने परिवर्तन के सपने ना देखे
तो क्या प्राप्त करोगे? कुछ नहीं मिलेगा। यदि युवा नहीं चाहेगा कि देश स्वतंत्र हो और ठंडा पड़ा बैठा रहेगा कहीं हिम के समान, जमी हुई बर्फ के समान, तो कुछ नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि सपने तो देखने पड़ते हैं, तभी व्यक्ति उन सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पित होता है, मेहनत करता है और फिर उन सपनों को पूरा कर पाता है। इसीलिए कवि कह रहा है, उठो, हिम के समान कहीं एक जगह पर जमे हुए ना बैठे रहो। फिर कह रहे हैं, धरा ये तरबूज है, दो फांक कर दे, दो भागों में बांट दो इस धरा को। ये तरबूज है, तरबूज के समान है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है तुम्हारे लिए। और पहले भी देखो कहा था इसी कविता में, कल जब हम पढ़ रहे थे तो कवि ने एक जगह पर कहा था कि तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारी हथेलियों में इतनी ताकत है कि तुम इस धरा को मसल कर गोल कर सकते हो। और यहाँ वापस कह रहे हैं, इस धरा को तरबूज के समान दो टुकड़ों में बांट सकते हो, इतनी ताकत है तुम में। फिर ये अंग्रेज कौन सी चीज है, इनसे लड़ना कौन सी बड़ी बात है। आप देखिए उदाहरण कवि के। फिर कह रहा है, चढ़ा दे स्वातंत्र प्रभु पर अमर पानी, विश्व माने तू जवानी है जवानी। हे युवाओं, विश्व को दिखा दे तू अपनी इस जवानी की ताकत को, और चढ़ा दे स्वातंत्र प्रभु पर अमर पानी। अमर पानी, कौन सा अमर पानी? खुद को अमर कर दो, अपना अपना बलिदान अमर कर दो, अपने प्राणों को अमर कर दो। कैसे? इस स्वतंत्रता के नाम, देश की स्वतंत्रता के नाम अपने सिर का मोल देकर खुद को अमर कर दो। और ये पानी कौन सी है? इज्जत, जो अमर है, भारत की इज्जत, भारत का स्वाभिमान, भारत का सम्मान, भारत का प्राचीन गौरव। हे युवा, एक बार फिर से तू उसे दिखा दे, ताकि विश्व यह माने कि तू जवानी है। और फिर आगे देखिए प्रतीक, और किस प्रकार, कल भी मैं श्लेष की बात कर रही थी पानी शब्द को लेकर, और आज फिर से श्लेष अलंकार है। कहाँ है, कैसे है, अभी आप देखिएगा। लाल चेहरा है नहीं, फिर लाल किसके? लाल खून नहीं, अरे कंकाल किसके? प्रेरणा सोई की आटा दाल किसके? सिर न चढ़ पाया कि छाया माल किसके? वेद की वाणी की हो आकाशवाणी, धूल है जो जग नहीं पाई जवानी। अब आप यहां पर देखिए, एक शब्द लाल, फिर ये लाल, और यहां फिर से लाल, 3 बार लाल शब्द का प्रयोग हुआ है। और आप देखिएगा कि तीनों बार इस शब्द के अर्थ अलग हैं। लाल चेहरा नहीं, चेहरा किससे लाल होता है? चेहरा लाल होता है ओज से, जोश से। तो यदि चेहरा लाल नहीं है तो फिर लाल किसके? किसके पुत्र हो तुम लोग? फिर तो भारत माँ के पुत्र कहाने के लायक नहीं हो। यदि भारत माँ को परतंत्र देखकर, यदि भारत माँ को परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई देखकर तुम्हारा चेहरा क्रोध से लाल नहीं होता, तुम्हारे मन में, तुम्हारे ऐसा कोई तुम्हें इरादा नहीं होता कि हम देश को स्वतंत्र कराने के लिए बढ़ें आगे, तो फिर तुम तो भारत माँ के पुत्र कहलाने के लायक नहीं हो। देखिए यहाँ पर लाल का मतलब है पुत्र, और फिर लाल खून नहीं, अरे कंकाल किसके? अब यहाँ पे लाल का मतलब है रंग, खून का रंग लाल अगर नहीं है। और आप देखिए ये संदर्भ कहाँ से लिया है? इसी कविता में कवि ने, कल जो हमने पढ़ा था उसमें कवि ने कहा था कि तुम्हारी नसों में खून बह रहा है या पानी हो गया है। तो यदि खून का रंग लाल होने की बात कवि कह रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि खून लाल है या नहीं, क्योंकि खून का लाल होना जीवित होने का प्रमाण है, खून का लाल होना स्वस्थ रहने का प्रमाण है, युवा अवस्था की पहचान है वो।
तो कवि कह रहे हैं यदि लाल चेहरा नहीं है तो फिर किसके लाल हो तुम? भारत माँ के लाल कहाने के तो लायक नहीं हो। और अगर खून लाल नहीं है तो फिर तुम्हारा ये जो शरीर है किसी काम का नहीं है, तो कंकाल है, किसी काम का नहीं है ये शरीर, यह जवानी, यह युवावस्था। और देखिए कवि ने कैसे कैसे शब्दों में युवाओं को आह्वान नहीं, ललकारा है। ये आह्वान नहीं किया है, कह रहा है रोटियां खाई हैं कि सास खा चुके हो? खाया क्या है तुमने? इस देश का अन्न खाया है या अपना ही साहस खा चुके हो? और यहाँ कह रहा है कि अगर लाल खून नहीं है तो फिर किसके कंकाल हो तुम? क्योंकि तब तो तुम जीवित इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। फिर कह रहे हैं प्रेरणा सोई कि आटा दाल किसके? आप लोगों को याद है मैंने कहा था ना कल से पहले, पिछले हफ्ते जब हमने सुजान भगत पढ़ाया था, तो मैं कह रही थी आटा दाल, अन्न की बात कर रही थी। अन्न का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि किसान उगाता है तब हमारी थाली में भोजन आता है, पैसों से कुछ नहीं हो सकता। और हमें धन्यवाद देना चाहिए, हमें आभार प्रकट करना चाहिए इस धरती माता का, जो पैदा करती है इस आटा दाल को, अन्न को। और धरती माँ के दिए हुए अन्न को खाकर भी यदि आप अपनी इस माँ को स्वतंत्र कराने के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो इसका तो मतलब यही है सारी प्रेरणाएं सो गई हैं, तुम जागृत ही नहीं हो, कंकाल बन चुके हो, और भारत माँ के लाल कहलाने के लायक नहीं हो, भारत माँ के पुत्र कहलाने के लायक नहीं हो। कह रहा है प्रेरणा सोई कि आटा दाल किसके, सिर न चढ़ पाया कि छाया। अब एक्चुअली यहाँ पे छाया नहीं छापा होना चाहिए, सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके। और ये छापा माल का अर्थ क्या है? छापा माल, ये तिलक, ये सब पहचान होती है जो साधु सन्यासी होते हैं, भक्त लोग होते हैं। आपने देखा होगा वो रामनामी दुपट्टा ओढ़कर, तिलक विलक लगाकर, एक माला पहनकर जो निकलते हैं, हमें लगता है वो साधु हैं। यहाँ पर सीधे उन पर कि अगर आप देखिए साधु कौन है? सिर्फ छापा माला तिलक पहन लेने से कोई साधु नहीं बन जाता है, कोई भक्त नहीं बन जाता है। अंदर, अपने अंदर उस भक्ति को जगाना होता है, ताकि वह भक्ति सिर चढ़कर बोले। जिस इष्ट देवता की आप भक्ति कर रहे हैं उसकी भक्ति आपके सिर पर चढ़कर बोले। और यहाँ कवि उसी उदाहरण को लेकर कहना चाह रहा है, जिस देश की माटी ने तुम्हारे शरीर को आकार दिया है, जिस देश की माटी में पैदा हुए अन्न खाकर तुम बड़े हुए हो, पैदा हुए अन्न को खाकर तुम बड़े हुए हो, और जिस जिस भूमि पर तुम्हारा जन्म हुआ है, अगर वह माटी तुम्हारे सिर चढ़कर नहीं बोलती है, अगर तुम उस माटी के का मोल चुकाने के लिए कुछ नहीं करते हो, तो फिर कोई जरूरत नहीं है तुम इस माटी के, इस मातृभूमि के पुत्र कहे जाओ या कहलाए जाओ। इसलिए कवि कह रहा है सारी प्रेरणाएं सो गई हैं, जिस मिट्टी में मैम फिर से बोलो। ये रिकॉर्ड हो रहा है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, फिर भी मैं वापस बोल रही हूँ। कह रहे हैं प्रेरणा सोई कि आटा दाल किसके, सारी प्रेरणाएं सो गई हैं, किसका अन्न खाया है भूल गए हो? और यदि जिस मिट्टी में जन्म हुआ है वह माटी तुम्हारे सिर चढ़कर नहीं बोलती है, उसका मोल चुकाने के लिए तुम कुछ नहीं करते हो, तो फिर तो उस माटी का पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हो। लाल चेहरा है नहीं, फिर लाल किसके? जो मातृभूमि तुम्हारी परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई है, यदि उसे छुड़ाने के लिए तुम्हारा चेहरा लाल नहीं होता है, तुम्हें क्रोध नहीं आता है, तो फिर इसका पुत्र कहलाने के लायक नहीं हो।
और इतना सब कहने के बाद आप देखिए, कवि कह रहा है, वेद की वाणी की हो आकाश वाणी, धूल है जो जग नहीं पाई जवानी। अब आप देखिए कवि कहाँ कहाँ से संदर्भ दे रहा है, प्राचीन इतिहास की बात कर रहा है, हमारे प्राचीन इतिहास में जो वीर हुए हैं उनकी बात करता है, उस गौरव की याद दिलाता है, और कह रहा है कि अगर ये सब कहने के बाद भी तुम जगते नहीं हो कोई, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। वेद की वाणी, तो फिर अगर तुम्हें वेदों की वाणी का भी तुम पर कोई असर नहीं होता है, वेद जो हमारे प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जो ज्ञान विज्ञान का सार है, जो हमारा सांस्कृतिक इतिहास भी है, यदि उसकी वाणी सुनकर भी तुम पर कोई प्रभाव नहीं होता, तो फिर कोई फायदा नहीं तुम्हारे इस जवानी का, तुम्हारी इस जवानी का। या कहीं से अगर आकाशवाणी भी होती है, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कवि इतना कह रहा है, अगर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका कोई प्रभाव तुम पर नहीं पड़ता है, तो तुम्हारी जवानी धूल है, कोई मतलब नहीं है इस जवानी का। अगर कुछ करने लायक नहीं हो, अगर कुछ कर नहीं सकते, अगर खून का रंग लाल नहीं है, अगर जिस देश की माटी में उपजा हुआ अन्न खाया है उसे भूल जाते हो, तो कोई कारण नहीं है यह कहने का कि तुम जवान हो। और अब देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण पद है, और आप लोग बड़े ध्यान से इसे सुनिएगा। ये अगर ऑफलाइन परीक्षा हुई तो आपको संदर्भ व्याख्या के लिए भी पूछा जा सकता है, और अगर ऑनलाइन परीक्षा होती है तो भी एक आध लाइन जो है वो इस प्रकार की दी जा सकती है, एक आध पंक्ति दी जा सकती है। और आप देखिए, मैंने कल जब आपको समझाया था तो मैंने कहा था कि ये जो कवि है माखनलाल चतुर्वेदी, यूं तो ये गांधी जी के विचारों से बड़े ही प्रभावित थे, और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था इन्होंने, जेल भी गए थे। लेकिन ये जो दो पंक्तियां दिख रही हैं इस समय, विश्व है असी का नहीं संकल्प का है, ये दो पंक्तियां ये कहीं से नहीं कह रही हैं कि ये गांधी जी के विचारों से प्रभावित कवि की लिखी हुई पंक्तियां हैं। नहीं, शायद यहाँ पर कवि गांधी जी की उस विचारधारा से सहमत नहीं है जहां वो अहिंसा की बात करते हैं। यहाँ तो कवि कह रहा है विश्व है असी का, असी मतलब तलवार, विश्व है असी का, तलवार का है, प्रश्न है वो, ये भी प्रश्न है। ऐसा भी नहीं है ये पूरी तरह से गांधी जी के विचारों को नकार रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न तो कर रहे हैं। क्योंकि दो दल थे उस समय देश में, नरम दल गरम दल, और एक तरफ वो नारा भी याद कर लीजिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कवि इस पूरी कविता में कह रहा है आजादी पाने के लिए सिर का मोल देना होगा, और यहाँ प्रश्न कर रहा है विश्व है असी का नहीं संकल्प का है। और क्यों कह रहा है नहीं संकल्प का है, क्यों? क्योंकि आपके हाथ में अगर तलवार भी दे दी जाए और आप दबे कुचले पड़े रहे, उस तलवार का क्या फायदा, जब तक आप ये संकल्प नहीं करते हैं कि इस तलवार से मैं जो करना चाहिए अपने दुश्मन को मार गिराऊंगा। अगर ये आपका संकल्प नहीं है तो आपके हाथ उस तलवार को चला ही नहीं पाएंगे, उठा नहीं पाएंगे, चला नहीं पाएंगे। इसीलिए कवि कह रहा है विश्व है असी का नहीं संकल्प का है, हर प्रलय का कोण काया कल्प का है। ये तलवार का समय है, तलवार उठाने का समय है, ऐसा संकल्प करो हे युवाओं। और पहले भी कहा कि प्रलय ला दो, परिवर्तन ला दो, हर प्रलय का कोण काया कल्प का है। चारों कोनों में प्रलय लाने की आवश्यकता है, चहुं दिशाओं में कायाकल्प की आवश्यकता है, परिवर्तन, पूरी तरह से परिवर्तन। और आप देखिए
यहाँ पर फूल गिरते शूल सिर ऊंचा लिए हैं। काट फूल गिर रहे हैं और कांटे सिर उठाए खड़े हैं। जिन जो तकलीफ देने वाले होते हैं, कांटे, फूल के साथ कांटे होते हैं, लेकिन सिर तो उठाए खड़े होते हैं फूल। यहाँ फूल मुरझा के गिर रहे हैं। यानी जो लोग अच्छे हैं वो दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, उनको कोई सुन नहीं रहा है, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, उनका शोषण हो रहा है। तो फूल गिरते शूल सिर ऊंचा लिए हैं, कांटों ने सिर उठा लिया है, इसलिए फूल अब गिरते जा रहे हैं। और रसों के अभिमान को नीरस किए हैं। रसों का अभिमान, कौन सा रस का अभिमान? वीर रस का अभिमान, उसे नीरस कर दिया है। क्यों? क्योंकि लोग मानसिक रूप से बड़े ही हतोत्साहित हैं, और व्यक्ति एक बार मानसिक रूप से, मन से जब हार जाता है, तब उसे कोई नहीं जिता सकता है। इसीलिए कवि कह रहा है संकल्प करने का समय है। मन में संकल्प करो, अपने इरादे अटल करो, और कोई ऐसा काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। और मेरे बच्चों, ये बात तो मैं आपसे भी कह रही हूँ, कभी भी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। इस तरह की कविताएं जब हम पढ़ते हैं तो हमें अपने जीवन के लिए भी कुछ सीख मिलती है। कितना विषम समय है ये जिसमें हम जी रहे हैं, कोरोना काल में। आप देखिए, कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं आती है, और यही वजह है कि हम इतनी दूर दूर बैठकर पढ़ रहे हैं। हम एक दूसरे के सामने नहीं हैं, हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते, लेकिन कोई बात नहीं, हम इससे भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, इस परिस्थिति में भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो हमें कभी भी मन से नहीं हारना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। तो क्या हो गया अगर एक साल थोड़ा अच्छी तरह से हम नहीं पढ़ पाए, तो क्या हो गया? एक साल अगर हमें घर में रहना पड़ा, तो कुछ हमें अभाव में जीना पड़ा, तो कोई बात नहीं, जी लेंगे हम। तो ये जो भाव है मन में, ये हमेशा रहना चाहिए, और अपने मन को कभी भी हारने नहीं देना चाहिए। और एक और ये भी बात है, कोई और आपको उत्साहित नहीं कर सकता है, आप खुद ही अपने आप को उत्साहित कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? इस प्रकार का साहित्य पढ़कर कर सकते हैं। तो रसों के अभिमान को नीरस किए हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां बन पड़ी हैं, ये उस समय की बात है। कवि कह रहा है जब देश परतंत्र है, अंग्रेजों का शासन है, तो कुछ इस तरह की परिस्थितियां हैं कि रसों के अभिमान को नीरस कर दिया गया है। जो हमारे देश के दुश्मन हैं, उन्होंने ऐसा किया है। पर कोई बात नहीं, हे युवाओं, तुम उठो, जागो, ये तलवार का समय है, संकल्पों का समय है, प्रलय ला देने का समय है, परिवर्तन का समय है, और तुम्हारी हथेलियों में वह ताकत है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। बस इरादे अटल करने की जरूरत है। तो अपने देश का जो वो वीर रस का अभिमान है, जो गौरवपूर्ण इतिहास है देश का, उसे नीरस मत करो, उस वीरता को जगाओ। और फिर अंतिम दो पंक्तियों में कवि कह रहा है, देखिए ये बहुत बहुत, ये जो कहते हैं ना, आखिरी संदेश है कवि का। और अगर तू, कवि युवाओं से कह रहा है, अगर तू अभी भी नहीं जागा तो फिर कोई मतलब नहीं है, समय निकल जाएगा। कवि कह रहा है, देखिए, खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये दो पंक्तियां इस पूरी कविता का निचोड़ हैं कि हे युवा, देख कहीं तेरा खून पानी ना हो जाए। क्योंकि यहाँ ये बहुत बहुत कुछ है, इसका कहीं से भी अर्थ आप निकाल सकते हैं। आप अगर खाली बैठे रहे हैं तो कितने भी स्वस्थ हैं, आप बीमार हो जाएंगे, और पानी, खून जो है वो पानी ही हो जाएगा फिर तो। आप अगर उत्साहित नहीं है तो भी प्रतीकात्मक रूप से आपका खून पानी है, कोई मतलब नहीं है। और यही बात इस पूरी कविता में कवि कह रहा है। और फिर कवि कह रहा है, कहीं देख लो, कहीं तुम्हारा खून पानी ना हो जाए, इस तरह से बैठे रहने से, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से।
इसीलिए कवि कह रहा है मरण का त्योहार जीवन की जवानी, तुम्हारे लिए तो मरण का भी त्योहार मनाने का समय है। स्वतंत्रता की बलि वेदी पर अपने प्राणों की बलि देकर उत्सव मनाओ हे युवाओं, क्योंकि ये जो नसीब है, ये सबको नसीब नहीं होता। ये समय ये सिर्फ तुम्हें हुआ है। तो हे युवाओं, मरण को भी उत्सव की तरह मनाओ। और जीवन की जवानी, जवानी तभी है जब उसमें जीवन है। ये बड़ा प्रतीकात्मक है। ये जवानी जवानी तभी है जब उसमें जीवन है। मैं आप लोगों को, शायद आप लोगों ने देखी होंगी, एक विज्ञापन याद दिलाना चाहती हूँ। टाटा टी का विज्ञापन आता है अभी भी कभी कभी, पता नहीं बहुत दिन मैंने देखा नहीं, आपने शायद देखा होगा। वो टाटा टी की जो विज्ञापन आता है, उसमें एक जो विज्ञापन देती है लड़की, वो कहती है जागो रे जागो रे जागो। और क्या करके दिखाते तो हैं कि लो भैया टाटा की ताजा चाय पीकर जागो, लेकिन वो जगाती कहां से है? अपने अधिकारों के लिए जागो। अगर आप अपने अधिकारों के लिए जागृत नहीं होंगे तो अधिकार नहीं मिलने वाले हैं। और यही बात एक दूसरे कवि रामधारी सिंह दिनकर ने भी कही है। छीनता हो स्वत्व तेरा कोई, तू त्याग तप से काम ले, यह पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर दे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं ये रामधारी सिंह दिनकर की। समझिए इसको, यही बात कह रहे हैं। कह रहे हैं छीनता हो स्वत्व तेरा कोई, तू त्याग तप से काम ले। अगर कोई तुम्हारा अधिकार छीन रहा है और तुम कहो त्यागने की बात करो, और तपस्वी के समान कि भैया हमें नहीं चाहिए, ले जाओ, कोई बात नहीं, हम तो बड़े महान त्यागी हैं, कवि कह रहा है ये पाप है। छीनता हो स्वत्व तेरा कोई, तू त्याग तप से काम ले, यह पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर दे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। इस समय तो पुण्य वही है कि जो हाथ तुम्हारे अधिकारों को छीनने के लिए तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, उसे विच्छिन्न कर दो, उसे काट दो। यहाँ पे भी कवि यही कह रहा है, ये वो समय है कि मरण का उत्सव मनाओ। जीवन जीने का नाम जवानी है। इस तरह से जीने का कोई फायदा नहीं है जो जिस तरह से, जो कहते हैं ना, मर मर के जिस तरह से जिए जा रहे हो। इसलिए कवि अंत में कहता है, खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। देख लो कहीं खून पानी ना हो जाए इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से। इसलिए हे युवाओं, उठो और अपनी इस जवानी को सार्थक बनाओ। तो इस प्रकार ये कविता यहीं पर पूरी होती है, कविता की व्याख्या। और बच्चों, आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों को पढ़ाते हुए कविता में कहाँ प्रतीक हैं, कहाँ बिंब है, कहाँ अलंकार हैं, कौन सा अलंकार है, ये सब मैं बताते हुए चली हूँ।